हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर पर। इस चैनल पर आज से हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी सब्जेक्टों की बारी-बारी से मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आज हम पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 9th से 12th तक की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार हिस्ट्री में 6 से 12 तक और जियोग्राफी का भी 6 से 12। इसी प्रकार सभी सब्जेक्टों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की एनसीईआरटी का अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी सब्जेक्ट, और क्लास के साथ-साथ ही हम इसका नोट्स भी रेडी करते रहेंगे, ठीक है? तो आप रफ और पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि क्लास के साथ ही नोट्स रेडी करेंगे हम। और जिसको नोट्स नहीं बनाने हैं, वह ओनली 10 रुपीज़ में नोट्स प्राप्त भी कर सकता है। वह नोट्स पाने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करे। वह इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा और उसे ओनली 10 रुपीज़ में नोट्स दे दिए जाएँगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अध्याय 9th क्लास के अध्याय 1 को पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषाएं, और लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी हैं और गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहले समझते हैं कि परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। तो मेरी का कहना है, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया गया, और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था, और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? तो मैडम कहती हैं कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूरी मानते हैं? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो मेरी कहती है, फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? कहने का मतलब कि जब शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं, तो फिर परिभाषा की ज़रूरत क्यों है? तो मैडम कहते हैं कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है, जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। जैसे हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है, जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। कहने का मतलब है कि जब हमें सामान्य बरसात और बादल फटने जैसी स्थिति में अगर फ़र्क करना है, तो मुझे बारिश की परिभाषा की ज़रूरत होगी। ठीक है? तो यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है। ठीक है? लोकतंत्र के लिए स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है। क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग-अलग अर्थों के लिए करते हैं, और बहुत अलग-अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं। कहने का मतलब कि बहुत अलग-अलग तरह की सरकारें हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना चाहती हैं। चाहे वो ये सरकारें गैर लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन फिर भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहना और कहलाना चाहती हैं। ठीक है? तो रिबियांग नाम का बच्चा कहता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। तो ये बच्चा मेघालय से आता है, तो ये कह रहा है कि मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं। इसे सभी लोग मानते भी हैं, हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? तो मैडम कहते हैं कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें, तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोच्चतम परिभाषा है। हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी-गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत कुछ अच्छा कहा है, या उसे सभी लोग अच्छा ही मानते हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब है कि हमें सिर्फ इस आधार पर किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हाँ, उसके लिए बहुत बड़े आदमी या बहुत नामी-गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ अच्छा कहा है, या फिर उसे बहुत लोग सही मानते हैं। ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है। तो आप हेडिंग डालिए और नोट कर लीजिए यहाँ पे अब्राहम लिंकन का। हेडिंग डालिए, लोकतंत्र क्या है?
तो वहाँ पे लिखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार, फिर यहाँ से लिखिए लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पॉइंट 1 करके नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। फिर आगे योलांदा नाम का बच्चा कहता है कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोक और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। ठीक है, तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, तो आप ये पॉइंट 2 करके इसको भी नोट कर लीजिएगा यहाँ से, डेमोक्रेसी। ठीक है, पॉइंट 2 यहाँ की डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक, और यही सही अर्थ है, फिर परिभाषा की जरूरत क्या है? ठीक है, तो मैडम कहते हैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना ही कहूंगी कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। कहने का मतलब कि जो शब्द का अर्थ है हमेशा अपने मुंह से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। जैसे कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। यह मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता था। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने और सुनने तथा फिल्म देखने में होता है। तो कहने का मतलब यही है कि शब्द वही हैं, शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो मेरी कहती है कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा करनी होगी। तो मैडम कहती हैं कि एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें। तो इसकी एक सरल परिभाषा, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा। ठीक है, तो आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था कि लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो आप पॉइंट 3 करके इसको नोट कर लीजिएगा, उसी परिभाषा में तीसरा पॉइंट। ठीक है, फिर यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। ठीक है, अब यहाँ आगे बताया गया है कि म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। ठीक, तो आप यहाँ हेडिंग डालिए और लिखिए कि कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं, और उसमें पॉइंट 1 करके लिखिए म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। ठीक है, यहाँ फिर आगे देखते हैं कि शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। तो पॉइंट 2 करके इसको नोट कर लीजिएगा, उसी में कुछ गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं में ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। तो आप यहाँ से पॉइंट तीसरा भी नोट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, गैर लोकतंत्र तांत्रिक शासन व्यवस्थाओं को ये प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी परिभाषाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे इनका चुनाव लोगों ने नहीं किया। कहने का मतलब जैसे म्यांमार का एग्जाम्पल दिया गया है कि सैनिक शासकों को चुनाव लोगों ने नहीं किया था, जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वही देश के शासक बन गए। ठीक है, तो उसी प्रकार सऊदी अरब में भी बताया गया है कि यहाँ के जो शाह लोग द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक पाया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि
लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया, तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा, जो चुनाव करवाती हैं। कहने का मतलब है कि एकमात्र चुनाव करवाने से ही सरकार लोकतांत्रिक नहीं सिद्ध हो जाती है, ठीक है? उसे सिर्फ़ चुनाव कराने से ही कोई सरकार लोकतांत्रिक नहीं होती है, ठीक है? अगर फिर हम इस नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे। कहने का मतलब है अगर ऐसा हुआ, तो फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुँच पाएँगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे। हम अध्याय 3 में इसका विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि अध्याय 3 में चुनावी राजनीति के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो हम उसमें इसको देखेंगे। फिर आगे समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। जैसा कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि हाँ, लोकतांत्रिक हो या ना हो मतलब हर तरह की जो दुनिया की हर सरकारें हैं, वह चाहे लोकतांत्रिक हो या ना हो, लेकिन खुद को लोकतांत्रिक ही कहलाना चाहती है, ठीक है? इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फ़र्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएँगे, जब हम इस परिभाषा के एक-एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। ठीक है? तो यहाँ अब आगे दिया गया है कि ये सारी चर्चा होने के बाद फिर रेबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। ठीक है? तो आप ये पॉइंट पढ़ लीजिएगा इसको एनसीईआरटी से। ठीक है? देखिए क्लास 9th की एनसीईआरटी है तो इसमें हमें ज़्यादा समय नहीं देना है क्योंकि हम इसका विस्तार 9th के बाद जैसे अभी इसको इसको एक फास्ट रीडिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि अभी 9th के बाद 10 में इसका विस्तार, 10 के बाद 11 में इसका विस्तार, फिर 12th में इसका विस्तार, फिर स्टैंडर्ड बुक में इसको तो ऑलरेडी यहाँ बहुत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ बस आपके फास्ट रिवीजन करना है बस, ठीक है? चलिए देखते हैं आगे की लोकतंत्र की विशेषताएँ। अभी जैसे हमने पढ़ा कि लोकतंत्र की परिभाषा को जाना, लोकतांत्रिक सरकारें कौन-सी हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें कौन-सी हैं। अब देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है, ठीक है? तो हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है, जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है, ठीक है? इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? पहला तो यही सवाल है। फिर किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? ठीक है। फिर किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना ज़रूरी है? और कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना ज़रूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंधकर काम करना ज़रूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? तो आइए सभी क्वेश्चनों पर कुछ उदाहरणों के साथ इन पर बारी-बारी से विचार करें, ठीक है? जैसा कि इसमें बताया गया है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में, ठीक है? तो इसको देखते हैं कि पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। तो ये सैनिक तख्तापलट क्या है? ये 12 अक्टूबर को हुआ था, 12 अक्टूबर 1999 में, ठीक है? कहने का ये मतलब कि जब 1947 ठीक है, सबसे पहले इसका जो है तख्तापलट कब हुआ था? पहला कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ठीक है? मतलब कि जैसे जब 1947 में भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान में 11 साल बाद ही 11 साल बाद ही 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्तापलट कर दिया था, ठीक है? तो जब अयूब खान ने ही पहली बार 1958 में तख्ता पलटकर उसकी सत्ता हथिया ली थी। फिर 2 साल बाद अयूब खान ने खुद को वहाँ का पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, ठीक? फिर उसके बाद अयूब खान का पूरे 9 साल तक राज चला, ठीक? वहाँ पे पाकिस्तान पर अयूब खान ने पूरे 9 साल तक राज किया, ठीक है? तो ये जो परवेज़ मुशर्रफ थे, इस तख्ता पलट को रोकने की कोशिश बहुत की थी। नवाज़ शरीफ ने इस तख्ता पलट को रोकने की पुरज़ोर कोशिश की थी, लेकिन इनकी कोशिश नाकामयाब रही, ठीक है? तो उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, ठीक है? और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है।
और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। फिर अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के ज़रिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, ठीक है? ठीक है, इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर में इतनी सख्ती थी कि जो राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता था, ठीक है? इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। फिर मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी, ठीक है? जिसके ज़्यादातर सैनिक सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, ठीक है? तो आप यहाँ नोट कर लीजिएगा कि लोकतंत्र की विशेषता में यहाँ पे नोट करिए पहला कि नोट करके लिखिएगा, नोट पॉइंट 1, ठीक है? यहाँ से लिखिएगा पाकिस्तान का लेके यहाँ से पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, ठीक है? यहाँ तक आप लिखिए। फिर आगे देखते हैं कि इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के हाथ में थी, ठीक है? कहने का मतलब ये जो वहाँ की सर्वोच्च सत्ता थी, वहाँ के जो अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थे, ठीक है? तो स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यह सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं, ठीक है? कहने का मतलब यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया था, ठीक है? लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे, वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और लोकतांत्रिक सरकार में चुने हुए प्रतिनिधियों को अंतिम फैसला लेने की शक्ति होती है, ठीक है? और इसमें क्या है, इसमें वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, ठीक है? जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। तो ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है, ठीक है? वहाँ औपचारिक रूप से चुनी हुई सरकार और संसद तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। तो कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं, ठीक है? कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, ठीक है? तो आप इसको पॉइंट 1 करके नोट कर लीजिए। इसमें मैंने अभी नोट 1 करके लिखाया है ना, तो इसमें आप पॉइंट 1 करके लिख दीजिए। जो नोट 1 है उसको नोट 1 करके लिखिए और ये पॉइंट 1 इसकी विशेषता में, ठीक है? लोकतंत्र की जो विशेषता है उसमें पॉइंट 1 करके ये पॉइंट लिखिए, ठीक है? अब आगे देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। अब हम लोकतंत्र की जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ चुके, लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ चुके, ठीक है? कौन सी सरकारें लोकतांत्रिक है, कौन सी सरकारें गैर लोकतांत्रिक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा और नोट डाउन भी किया, ठीक है? तो अब देखते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। तो चीन की संसद को कमांगो रेनमिन दाइबियाओ दाओई कहते हैं। ये चीन की संसद है, ठीक है? ये चीन की संसद है। तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं, ठीक है? तो आप ये हेडिंग डाल लीजिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। हेडिंग डाल के फिर देखते हैं कि इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, ठीक है? इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। यहाँ पे सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ठीक है? यहाँ भी एक वही ये तानाशाही वाली बातें हैं, ठीक है? यहाँ भी ये तानाशाही की बात की जा रही है। तो अब यहाँ नोट कर लीजिएगा, नोट 1 करके यहाँ से नोट कर लीजिए कि यहाँ पे यहाँ तक मंजूरी लेनी थी, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ लिख लीजिए कि यहाँ पे जो सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, ठीक? अब आगे देखते हैं 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं।
फिर देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, ये जो पीआरआई का ये पूरा नाम है, ठीक है, इस नाम की जो एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। तो विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे, लेकिन कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी। जो विपक्षी दल था वो चुनाव में हिस्सा तो लेते थे, लेकिन उनको कभी जीत हासिल नहीं हुई। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी, ठीक है। तो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। जो सरकारी दफ्तरों में काम करते थे उन लोगों को पार्टी में जाने के लिए पार्टी में जाना और बैठकों में जाना अनिवार्य कर दिया था, ठीक है। फिर सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक थे वे अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मतलब ये जो सरकार थी, ये इस सरकारी मास्टरों से को मतलब सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से ये कहते थे कि छात्र छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के को वोट देने के लिए कहे, ठीक है। और मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। तो कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था, ठीक है। यह घोर तानाशाही थी, ठीक है, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते थे। तो पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। तो क्या हम ऊपर वर्णित चुनाव को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफी सारी समस्याएं हैं, ठीक है। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता है। कहने मतलब कि लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृति उम्मीदवारों की ही ओर देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, ठीक है। तो ये एक प्रकार की तानाशाही है, ठीक है। तो किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। तो इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता, चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्प को चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ भी इसको भी नोट कर लीजिएगा पॉइंट 2। जैसे लोकतंत्र की विशेषता में मैंने लिखाया कि नोट 1 करके लिखाया था, ठीक है। अब इसको पॉइंट 2 करके नोट कर लो, पॉइंट 2 यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए पॉइंट 2 करके। ये लोकतंत्र की विशेषता में लिखना है, ठीक है। लोकतंत्र की विशेषता में, ये चुनाव इसमें नहीं लिखना है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला में नहीं लिखना है, ये लिखना है लोकतंत्र की विशेषता में, पॉइंट 2। मैंने उसमें लिखाया था ना नोट करके पाकिस्तान में जनरल परवेज, फिर उसमें पॉइंट 1 भी लिखाया था, तो ये पॉइंट 2 है, उसका पॉइंट 2 लिख लीजिए, उसी में लिखिएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें, ठीक है। इतना मतलब उनके पास विकल्प होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव के बारे में हम अध्याय 3 में बात करेंगे, ठीक है। तो लोग जो चुनावी राजनीति का ये अध्याय है, अध्याय 3 में चुनावी राजनीति के बारे में बताया गया, तो हम अध्याय 3 में देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, क्योंकि सऊदी अरब में तानाशाही थी, ठीक है, जैसा कि हम आगे पढ़ के आए हैं कि सऊदी अरब के बारे में, ठीक है। दूसरा, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है, ठीक है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो फिजी की जो चुनाव प्रणाली है, वहाँ के जो मूलवासी हैं, ठीक है, तो मूलवासी के जो वोट का महत्व है भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है, ठीक है। तो लोकतंत्र राजनैतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है।
लोकतंत्र राजनीतिक और समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो हम अध्याय 3 में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे जैसा कि हमने आपको बताया। ठीक है, तो आप यहाँ हेडिंग डालिए कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप लिखिए यहाँ से पॉइंट 1, यहाँ से पॉइंट 1 करके लिखिए पॉइंट 1 कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मोल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट 1 करके इसको लिखिए। फिर इसके जो सब पॉइंट 1 लिखिए ये। ठीक है, कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये सब पॉइंट करके लिख लीजिएगा। फिर उसी में सब पॉइंट का दूसरा सब पॉइंट कि एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। ठीक है, और ये तीसरा लिख लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि इसमें बताया कि आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट। ठीक है, ये कार्टून बनाया गया है। ठीक है, कि वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ये जो इसको पॉइंट 1 करके लिखिएगा और इसको नोट करके, नोट 1 नोट 2। ठीक है, तो इसको नोट 3। ठीक, अब देखते हैं कानून का राज और अधिकारों का आदर। ठीक है, तो आप इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा कि कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। ठीक है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। जो देश का स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें इसने अगुवाई की थी। इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। फिर चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था वहां पे। ठीक है, तो राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे पर वो चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। तो विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशानी किया जाता था। ठीक, कहने का मतलब कि जो विपक्षी दल के कार्यकर्ता थे उनको परेशान किया जाता था। ठीक है, और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। ठीक है, जो शासक दल है उस शासक दल का इस पे जो है विचार प्रसारित होते थे। लेकिन अखबार स्वतंत्र थे पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। कहने का मतलब कि अखबार स्वतंत्र थे लेकिन जब सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान भी किया जाता था। ठीक, तो सरकार ने कुछ ऐसे भी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। ठीक है, और उसने जजों पर भी दबाव डाला। फिर 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ठीक है, तो आप यहाँ पॉइंट ये हेडिंग डाल के कानून का राज और अधिकारों का आदर और नोट करके पॉइंट 1 लिखिएगा नोट करके। यहाँ तक। ठीक है, गड़बड़ी कराई जाती थी। उसके बाद यहाँ से लिखना कि टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। फिर यहाँ से लिखना ये 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ठीक, यहाँ तक। अब आगे देखते हैं कि जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। कहने का मतलब जो लोकप्रिय नेता है वो भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनैतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे।
उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध सब करने और अन्य राजनैतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है। तो कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हों। तो इन अधिकारों के बारे में भी हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। ठीक है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। तो हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना चाहिए। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। ठीक है। अब इसकी परिभाषाओं का जो है सारांश देख लेते हैं कि आइए अब तक हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासक के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने हुए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहें तो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। ठीक है। तो ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। ठीक है। अब आगे देखना है लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थितियां। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से करिए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। ठीक है। तो देखते हैं कि जो भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा की सलाह पे काम करेंगे, मतलब कि चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करने। ठीक है। तो पहला का ये लास्ट है इसमें। ये दूसरा है कि भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक व्यक्ति है, एक वोट और एक मोल है। ठीक है। तो इसका क्या है, इसका दूसरा है। ये अगला है कि नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी थी। क्यों यहाँ रोक लगा दी, इसका क्या है कि नेपाल नरेश ने जब जमावड़ों और रैलियों पर रोक लगाया तो यह क्या है, अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। रोक अधिकारों का सम्मान, तो ये दूसरे से मैच करेगा। फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ क्या है, भंग करने का जो असंवैधानिक ठहराया था, ये क्या है, कानून का शासन है। ठीक है। यहाँ क्या है, कानून का शासन है। ठीक है। अब देखते हैं बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर देखो जैसे किसी चुनाव के टाइम अगर किसी भी सरकार की जो सत्ता अगर रहेगी तो अपने हिसाब से चुनाव कराएगा, अपने हिसाब से मनमानी करेगा। ठीक है। तो इसलिए उस समय किसी की सरकार ही नहीं रहती। तो ये क्या हुआ, जब किसी की सरकार नहीं रहेगी तो चुनाव क्या होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें आएगा लास्ट में। देखिए मेंस में अक्सर करके ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जितना अच्छे से आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और जितना अच्छे से आप उसका आंसर लिखेंगे उतना ही प्रभावी नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लोकतंत्र ही क्यों। तो यहाँ पे फिर चर्चा की जा रही है। यहाँ पे चर्चा हुई है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र की शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। कहने का मतलब क्या, बच्चों से पूछ रही है मैडम कि तुम्हें
लोकतंत्र ही सबसे अच्छा शासन लगता है। तो इस पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले एक बार लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ चर्चा कर रहे हैं आपस में बच्चे। तो क्या इसमें बताया गया है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। योलांदा नाम का बच्चा कहता है हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक चाहते हैं, ठीक है। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी, वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। तो सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही हैं। क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छा, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने अच्छा अच्छा कहा है, तो सिर्फ ये लोकतंत्र अच्छा अच्छा, और इससे नहीं, अच्छा कहने से ये स्पष्ट नहीं हो जाता है कि हाँ लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है, ठीक है। क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? तो तांगनी नाम की जो है बच्ची ये कहती है कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। कहने का मतलब जैसे कि हमने पीछे देखा था कक्षा चैप्टर में, कि उसमें बताया गया था कि हमें किसी भी चीज को सिर्फ इस आधार पर स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हाँ उसे बहुत नामी ग्रामी आदमी ने कहा है या बहुत सारे लोग उसके लिए सही कह रहे हैं या उसे सही मानते हैं, ठीक है। तो तांगनी नाम की जो बच्ची है, योलांदा नाम की जो बच्चा है, इसके बातों पर जवाब देती है, ठीक है। तो इसने कहा उसे नहीं मान लेना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, ठीक है। तो जेनी कहती है हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है, ठीक है। इसका कहना है कि लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है। तो आधी सदी से ज्यादा समय से तो लोकतंत्र है, और तब भी देश में इतनी गरीबी है। तो रियांग बोलता है कि लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है, या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? तो जेनी कहती है कि जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? तो ये कहने का मतलब है कि जो ये कह रही है वास्तव में सच है। आज के समय में राजनेता अपने आप में लड़ते रहते हैं, ठीक, उन्हें देश की परवाह नहीं है। कहने का मतलब है कि अराजकता फैली है, स्थिरता फैली हुई, भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी नेता हो वो आपस में ही लड़ रहा है अपने चुनाव पे, कुर्सी के लिए वो आपस में ही लड़ता है और भ्रष्टाचार भी करता है, ठीक है। किसी को भी देश की परवाह नहीं है। तो आगे इसमें पाइमोन नाम का बच्चा कहता है कि तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, कि बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाए, ठीक है। तो इसमें रोज बोलती है कि पता नहीं, पर मुझे लगता है। कहने का देखो यानी कि यहाँ पे जो धीरे धीरे करके सभी बच्चों ने अपने मन के विचारों को रखा, ठीक है। फिर रोज कहती है कि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, जैसे नेता की ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह न हो। रोज के कहने का मतलब है कि हमें एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है जिसे चुनाव, ना ही चुनाव की चिंता हो और ना ही संसद की उसको परवाह हो, ठीक है। तो एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए, ठीक है। ये रोज जैसे हिटलर करता था, हिटलर सेम उसकी तरह ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ मुझे चुनाव में एक ऐसे नेता की जरूरत है जो एक ही नेता के पास सारे अधिकार हों, ठीक है। ये जैसे हिटलर करता था, ये हिटलर की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे है कि सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे, ठीक है। तो कोई पीछे से चिल्लाया और कहता है इसी को तानाशाही कहते हैं। और वास्तव में यही तानाशाही है कि अगर एक इंसान के हाथ में शक्तियां होंगी तो वह तानाशाही पे उतर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास सर जब किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगी, वो जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तो दुई नाम की बच्ची कहती है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब? तो रोज कहती है मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। तो दुई कहती यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक के साथ करनी चाहिए, ठीक है। तो जरा सोचो तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में।
जीवन के बारे में पढ़ो, वे सभी ज़्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। ठीक है, ये मतलब तानाशाहों के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ, अगर उनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो उसमें दिखेगा आपको कि हाँ, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और क्रूर नेता वही होते हैं। तो सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। कहने का मतलब कि उसमें कोई लोग उसको सत्ता से हटा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई चुनने की तो प्रक्रिया है नहीं कि हाँ, आप उसको उनको चुने हैं और फिर आपके पास शक्तियाँ हैं कि आप लोग मिलके उसको हटा दें, क्योंकि वह खुद फैसले करता है। ठीक है, उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता है। तो आगे मैडम कहती है कि मैडम लिंगदो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। ठीक है, तो जब फिर मैडम आई तो इन सभी चर्चाओं को दिलचस्पी से सुन रही थी, और अब उन्होंने उसमें हस्तक्षेप किया और बोली मैम कि तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर खुशी हुई। ठीक है, मतलब कि इसमें मालूम नहीं है कौन सही कौन गलत है, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती, या आपको अपनी या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती, तो निश्चित रूप से आपको बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? क्या है लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? मैडम ये कहती हैं। फिर आगे आया कि हाँ, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है, तो आप हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा कि हाँ, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। तो इसमें देखते हैं कि इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ हुए अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं, जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। पहला तर्क आप इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क के पॉइंट 1 करके इसको लिखिए कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। ठीक है, ये सही है। लोकतंत्र के खिलाफ जो ये तर्क दिया गया है एकदम सही है, क्योंकि इसमें नेता बदलने के कारण अस्थिरता पैदा हो जाती है। ठीक है, अब आगे दूसरा पॉइंट है कि ये भी नोट कर लीजिए कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल नहीं है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो लोकतांत्रिक, यहाँ कोई अब इसमें नैतिकता नहीं रह गई है। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस करने और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। हाँ, जैसे इसमें काफ़ी, जैसे किसी भी फैसला, कोई भी फैसला करना है तो उसमें काफ़ी लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, उस पे बहस होता है, उसके बाद कोई फैसला जो है सुनाया जाता है, तो अक्सर करके हर फैसले में देरी हो जाती है। अगला है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है। ठीक, अब ये भी पॉइंट करके नोट करते चले जाइएगा, ये भी सारे पॉइंट नोट करने हैं। तो चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं चलता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ठीक है, फिर लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि चुनावी प्रक्रिया में कितना खर्चा आता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्र की जो यह प्रक्रिया है बहुत खर्चीली है। ठीक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। तो इसमें प्रक्रिया जो है खर्चीली है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। तो सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे कि क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? ठीक है, तो इनमें से किसी तर्क से, एक तर्क से आप सहमत हैं? ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं कि क्या है कि आगे इसमें बताया गया है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी है। ठीक है, लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। ठीक है, तो इससे इस बात की गारंटी हो जाती है, इससे नहीं होती है। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी-जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। ठीक है, तो इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं, वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं,
उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है? तो इसमें देखते हैं, इसमें सभी बच्चों ने अपना-अपना, यानी कि कहने का मतलब ये है कि धीरे-धीरे करके सभी बच्चों ने अपने मन के विचारों को यहाँ प्रकट किया और इस पे चर्चा जताई, ठीक है? उस पे बहस किया। तो अब देखते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। अब लोकतंत्र के पक्ष में कौन-कौन सी तर्क हैं, ठीक है? तो इसमें बताया गया है कि चीन में मतलब 1958 से 61 के दौरान जो है एक बहुत विश्व ऐतिहासिक अकाल पड़ा था, ठीक है? यह अकाल जो है चीन और भारत में पड़ा था, ठीक है? तो इसमें वही दिया गया है कि चीन में 58 और 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था, ठीक है? इसमें लगभग 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ जो चीनी लोग हैं भूख से मर गए थे, ठीक है? तो उन दिनों भारत की जो आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ जो अर्थशास्त्रियों का मानना था कि दोनों देशों की जो सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ है, ठीक है? क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खास सुरक्षा के मामले पे विशेष काम किया था, ठीक है? और ये जो खास सुरक्षा के मामले में विशेष काम किया था और चीनी सरकार ने यह करना ज़रूरी नहीं समझा था, ठीक है? तो वही इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने खास सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया, वैसे करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। और अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई, ठीक है? अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे, ठीक है? तो वही इसमें बताया गया है, तो आप इसमें पॉइंट 1 करके नोट कर लीजिए, यहाँ पे इसको नोट करके लिखिए। यहाँ नोट करके लिखिए, नोट 1, ठीक है? लिखिए कि यहाँ पे इस स्थिति नहीं आई, यहाँ तक लिखिए इसको। फिर इसको लिखने के बाद इसी का सब पॉइंट लिखिए यहाँ से कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से सरकार ने खास सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है, वैसा करने की ज़रूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की, ठीक है? यहाँ तक। जिस कारण से वहाँ पे इतना बड़ा अकाल पड़ा और 3 करोड़ लोग जो है भूख से मारे गए, ठीक है? तो आप यहाँ तक इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद इसी का जो है दूसरा सब पॉइंट है, वो लिखिए कि अगर यहाँ से सब पॉइंट करके लिखिए, इसी पहले का सब पॉइंट, नोट के पहले का ये सब पॉइंट है, ठीक है? ये दूसरा सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट ये हो गया, ये पहला सब पॉइंट हो गया, दूसरा सब पॉइंट कि अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, तो विपक्षी दल होता, ठीक है? तो ये सारा करके यहाँ तक लिख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बनाने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है, क्योंकि ये जो लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है, ठीक है? क्योंकि यहाँ लोगों के हितों की बात की जाती है, ठीक है? और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, वो लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, ठीक है? और लोकतांत्रिक सरकार में तो लोगों के हितों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है? तो वही बताया गया है कि लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, वो दूसरी अन्य प्रणाली से बेहतर है और जो गैर लोकतांत्रिक सरकार है, वो लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देती है। और कहने का ये मतलब कि ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, ठीक है? वो सरकार पे डिपेंड है। फिर आगे है कि और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्ज़ी पर निर्भर करेगा, ठीक है? जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएँ हैं, वो लोगों के हितों को ध्यान दे या ना दे, वो सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा, ठीक है? अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती है, तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब सरकार की जो इच्छा करे, वो उस हिसाब से अपना काम करता है, ठीक? उसमें लोगों की इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता है, ठीक है? लेकिन अगर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें, ठीक है? क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रक्रिया है कि लोगों को उनको कैंडिडेट को जो है बदल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें लोकतंत्र में लोगों के जो जरूरतों पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है? और गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों के हितों का ध्यान नहीं दिया जाता है, वहाँ जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो फिर वही बताया गया है, आप यहाँ पॉइंट 2 करके नोट कर लीजिए, पॉइंट 2 कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यहाँ शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ठीक है? तो कहने का वही मतलब है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, ये दूसरों से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें जवाबदेही है, ठीक है? तो वही बताया गया है कि
गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार के बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे चर्चा किया गया है, तो जिसमें फिर बताया गया कि इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ठीक है। और फिर लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ये लोकतंत्र के पक्ष में सारे तर्क दिए गए हैं, तो ठीक है, तो आप इसको पॉइंट 3 करके नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। फिर और बताया गया है आगे कि ये सभी अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है, तो ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएँ? ठीक है। तो लोकतंत्र जो है, ठीक है, जो लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए आप। पॉइंट चौथा कर 4 पॉइंट 4 करके यहाँ से नोट कर लीजिए कि लोकतंत्र इस समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। फिर इसमें बताया गया है कि बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि साबित करते हैं, अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो, तब भी यह दूसरों से बेहतर है, ठीक है। लोकतंत्र के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी हम बता रहे हैं लोकतंत्र के पक्ष में, ठीक है। इसमें 5वां पॉइंट करके नोट करिए यहाँ से कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है, तो हर एक कैंडिडेट को जो है हर एक इंसान के पास जाना पड़ता है, चाहे हाँ, कुछ ही समय के लिए जाए, वो वोट लेने जाए, हर एक इंसान के पास जाना पड़ता है, पैर पकड़ने पड़ते हैं, तो ये नागरिकों का सम्मान तो बढ़ाता है। जो नागरिक हो, गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, नेताओं को जो है, नेता जो हैं, उनको उनके पैरों तले गिरना ही पड़ता है, ठीक है? तो ये नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को प्राप्त है, ठीक है। कहने का यही मतलब है कि जो भी हमने बात की कि अनपढ़ हो या गरीब हो या अमीर हो, ठीक है। नेताओं को जो है सबके पास जाना पड़ता है, गरीब हो या अमीर हो, उनके पैर भी छूने पड़ते हैं, ठीक है। तो लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं, ठीक है। अगर वे गलतियाँ करते हैं, तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेही होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, हाँ, कि अपने जो चुनाव जिसका कर रहे हैं, अगर वो खुद ही गलती कर रहे हैं, तो वो उसका कारण वही है। तो सोच समझ के ही अपना जो है मत देना चाहिए, ठीक है? तो लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि इसमें बताया गया कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, ठीक है? कहने का मतलब जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है, ठीक है? कहने का मतलब इसमें अवसर भी मिलता है अपनी गलतियों को ठीक करने का, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, नेता सिर्फ़ 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उसके बाद आप उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये गलत है, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं उनको। जैसा कि हमने ऊपर देखा भी है, ठीक है? तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती है, ठीक है? किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है, ठीक है? कि हाँ, लोकतंत्र में गलती ही नहीं होगी। तो इस बात पर कोई भी सरकार गारंटी नहीं दे सकती है। क्योंकि जो इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता है, ठीक है? हाँ, इसमें गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियों को ज़्यादा टाइम तक छिपा नहीं सकते, क्योंकि गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की जाती है, ठीक है? लोकतंत्र में अगर किसी प्रकार की गलती है, तो उसपे सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश है, ठीक है? क्योंकि लोकतंत्र में है, में ये होता है। और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है, ठीक है? इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले, ठीक है? या फिर शासक समूह को ही बदला जा सकता है, ठीक है? कहने का मतलब यही है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या तो शासक समूह को ही बदल दिया जाता है, ठीक है? तो वही बताया गया है कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जाता है। तो गैर लोकतांत्रिक सरकारों में एक ऐसी सरकार तो आना चाहिए, सीधी-सी बात है, इसमें सरकार का अधिकार, सरकार की सत्ता होती है, सरकार जो चाहती है वो करती है, ठीक है? इसमें लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो वही इसमें बताया गया है कि अब इस चर्चा को समेटें, लोकतंत्र हमें सब चीज़ नहीं दे सकता है और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है, ठीक है? जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है। ये मतलब यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का
सम्मान किया जाने की ज़्यादा संभावना होती है, ठीक है? और इसमें अलग-अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ-साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है, तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है, ठीक है? और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है, जैसा कि हमने ऊपर बात किया है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, ठीक है? तो इसमें दिया गया है कि कार्टून की हम मतदाता बहुत नाराज़ हैं, हम और सहन नहीं करेंगे। अब इसमें दिया गया है कि ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है, ठीक है? वही कि हमारा धन हड़प लिया है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? फिर इसमें वही बताया गया है कि लोकतांत्रिक देश के जो दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छिड़ी। कहने का मतलब जो जो देश लोकतांत्रिक देश है ना, वो पहले लड़ाई नहीं करता है, ठीक है? जो देश गैर लोकतांत्रिक है, वो लड़ाई की जिज्ञासा रखता है, ठीक है? लोकतांत्रिक देश पहले लड़ाई नहीं छेड़ता है। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है? जैसे 2 लोकतांत्रिक सरकारें हैं, तो आपस में जल्दी लड़ाई नहीं होती है उनकी, ठीक है? लड़ाई होने की संभावना तब होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार हो, ठीक है? और लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। देखते हैं कि लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या है, ठीक है? बड़े शब्दों में क्या अर्थ है? तो इसको देखते हैं कि इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक समिति और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है, जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, ठीक है? तो हम इसमें नोट करके लिख लेंगे कि यहाँ से इसमें हेडिंग डालिए कि लोकतंत्र का बेहतर अर्थ, ठीक है? तो यहाँ से लिखिए पॉइंट 1 करके कि हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, ठीक है? तो यहाँ तक इसको पॉइंट 1 करके लिख लीजिएगा। फिर आगे कि हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है, ठीक है? कहने का मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आप जिसको चुन के भेजेंगे तो वही आपके फैसले लेगा, वही आपके हितों को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले और सुनाएगा, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे हित में फैसले लेने का अधिकार उसी को हो, क्योंकि आप सभी ने उसको चुन के वहाँ तक भेजा है ताकि वो आपके हितों का फैसले ले सके, ठीक है? और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, ठीक है? बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, ठीक? यह ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं होता, ठीक है? तो आप यहाँ से इसका पॉइंट 1 का यहाँ से सब पॉइंट लिख लीजिएगा, सब पॉइंट करके, पहला सब पॉइंट ये, ठीक है? यहाँ तक, ठीक है? और ये दूसरा सब पॉइंट, यहाँ दूसरा सब पॉइंट लिख लीजिए कि अगर यह संभव हो, तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय या इच्छा, योग्यता और कौशल नहीं होता है, ठीक है? इसमें लिख लीजिएगा इतना, ठीक है? फिर आगे इसमें दिया गया है कि इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम ज़रूरी समझ मिलती है, ठीक है? तो इसमें आगे करके सिर्फ़ चर्चा किया गया है, इसमें अब आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? इसमें बस आगे चर्चाएँ हुई हैं, जिसको आप पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसमें बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? ये कार्टून को देख लीजिएगा एक बार, ठीक है?